जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो नैक सीरीज जो 2.0 वाली चल रही थी उसके सेट नंबर 5 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सत्यम देशमुख को थैंक यू ज़रूर बोल देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पहला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में तरंगम के साथ संपन्न होता है, तो ये है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हम कच्ची पूड़ी से याद रखेंगे। और कच्ची पूड़ी कौन बनाता है? जो अंधा व्यक्ति होता है। यानी ये कच्ची पूड़ी जो है वो किसका है? तो आंध्र प्रदेश स्टेट का है। अब कच्ची पूड़ी किस में रखी जाएगी? तो पीतल की तस्करी में ये रखी जाएगी। तो होता किस में है? ये पीतल की तस्करी में। अब कच्ची पूड़ी खाओगे तो तुम्हें प्यास लगेगी, तो इसमें जो नृत्य होता है वो कैसा नृत्य होता है? जल चित्रम नृत्य होता है, जिसके संस्थापक कौन है? सिद्धेंद्र योगी इसके संस्थापक हैं। और इन्होंने एक नाटक लिखा है भामा कल्पम। किसने? सिद्धेंद्र योगी ने। नृतक को क्या बोलते हैं? तो नृतक देखो, कच्ची पूड़ी में क्या डाला जाएगा? आलू डाला जाएगा, यानी भागवत आलू। और ये किससे संबंधित है? मतलब इसमें किसकी कहानियाँ होती हैं? तो भागवत और पुराण की इसमें कहानियाँ होती हैं। मंडूक शब्द हम किससे संबंधित है? इसमें मेढक की कहानियाँ होती हैं। पुरुष पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। इसमें कहानियों की बात करें तो भागवत और पुराण की इसमें कहानियाँ होती हैं। कच्ची पूड़ी की मसाल यामिनी, यानी कि यम्मी। कच्ची पूड़ी कैसी है? यम्मी है एकदम। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो ये कच्ची पूड़ी से संबंधित है। और कच्ची पूड़ी की मसाल भी इन्हीं को कहते हैं, जिन्हें पद्म विभूषण 2016 में मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति को। और इनकी एक पुस्तक है ए पैशन फॉर डांस। ये बहुत ज़्यादा चर्चित है और पूछी भी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो ये एजेंसी बनाई गई थी यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। कौन सा? चिल्ड्रन फंड। ठीक है। इसमें एक पहले इमरजेंसी शब्द लगा था, लेकिन इमरजेंसी शब्द जो है वो वर्तमान समय में हटा दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में यूनिसेफ के CEO कौन है? तो कैथरीन रसेल जो है वर्तमान समय में इसकी CEO हैं। और 2025 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1946 में इसकी स्थापना होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 39 से 45 तक चलता है। ठीक है। और इसके बाद में ही इसकी यूनिसेफ की जो है वो स्थापना होती है। यूनिसेफ की पहली यंग एम्बेसडर कौन है? यूथ एम्बेसडर, यंग नहीं, यूथ। ठीक है। तो ये है हिमा दास। और हिमा दास हैं कौन? ये एक शॉर्ट रनर हैं, यानी कि ये 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर की ये रनिंग करती हैं। ठीक है। इन्होंने एक साथ कई मेडल भी जीते थे एक टाइम पर। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो असम से ये बिलोंग करती हैं। 2025 की इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत कौन है यूनिसेफ की? तो वो है कौन? करीना कपूर। किसकी? यूनिसेफ की इंडिया राजदूत। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों की लंबाई जो वो अधिक है। लेकिन अगर ये बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन कहाँ है, तो वो है USA में। भारत की बात करें तो भारत कौन से नंबर पर आता है? तो चौथे नंबर पर जो है वो भारत रेलवे लाइन के मामले में आता है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है भारत का? तो वो है पश्चिम बंगाल का हावड़ा। लेकिन सबसे बड़ा जंक्शन की बात करें, एक है रेलवे स्टेशन और एक है जंक्शन। तो जंक्शन है मथुरा और रेलवे स्टेशन है हावड़ा वाला। पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। पहली इलेक्ट्रॉनिक रेल कब चली है? तो 1925 में जो है पहली इलेक्ट्रॉनिक रेल को चलाया गया था। भारत में कितने गेज हैं? तो भारत में 4 गेज होते हैं, जिनकी जो पटरियों के बीच में जो लेंथ होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं गेज। ठीक है। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज, तीसरा होता है स्टैंडर्ड गेज और न्यूरो गेज चौथा होता है। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? तो ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसकी डिस्टेंस ये कवर करती है, जिसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4286 किलोमीटर जो है वो इसकी डिस्टेंस कवर करता है। कहाँ से? डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये है जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल, लगभग
11 किलोमीटर के आसपास में। इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो है वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये सिंगिंग में दिया जाता है, यानी कि संगीत में दिया जाता है, जिसकी स्थापना 4 मई 1959 को होती है और यूएसए ग्रैमी अवार्ड को प्रदान करता है। ग्रामोफोन अवार्ड भी इसी में दिया जाता है। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो वो थे पंडित रविशंकर। इनकी पुत्री हैं अनुष्का शंकर, ये भी सितार से संबंधित है, इनकी पुत्री भी सितार से संबंधित हैं। इन्होंने एल्बम बनाया था वेस्ट मीट ईस्ट। इसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहली महिला कौन थी? तो 2010 में जो है तन्वी शाह को मिला था। किसके लिए? जय हो सॉन्ग के लिए। ठीक है, 2024 की बात करें तो ग्रैमी अवार्ड 2024 जो है वो 5 लोगों को मिला है। एक तो जाकिर हुसैन है जो तबला वादक हैं, राकेश चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं, बांसुरी से संबंधित है, गणेश राजगोपालन जो वायलिन से संबंधित है, सेल्वा गणेश ये ताल वादन है, और शंकर महादेवन और गायन इससे संबंधित हैं। 2011 में भारत का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित है? तो मुस्लिम धर्म की बात करें तो 14.2% जो है वो भारत में मुस्लिम जनसंख्या है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है प्रतिशत में वो किस में हुई है? तो मुस्लिम में हुई है। कितनी हुई है? तो 24.06% मुस्लिम में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। हिंदू की बात करें तो 16.8% जो है वो वृद्धि हिंदुओं में हुई है। हिंदुओं की प्रतिशत कितनी है? तो 79.8% जो है वो हिंदुओं का प्रतिशत है भारत में। ईसाइयों की बात करें तो 2.3% है। सिख जो है वो 1.7% है, बौद्ध 0.7% है, और जो कोई धर्म नहीं मानते या फिर जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया वो है 0.2%। सबसे साक्षर यानी कि सबसे पढ़े लिखे लोग किस धर्म के हैं भारत में? तो वो है जैन धर्म के लोग 94.9%। और सबसे कम जो यानी कि पढ़े लिखे बहुत ही कम है तो वो है मुस्लिम। कितने? 68.5%। सर्वाधिक संख्या हिंदुओं में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कितनी है? 95% है हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की संख्या। और सबसे कम कहाँ पर है? तो मिजोरम में सबसे कम जो है वो हिंदुओं की संख्या कितनी? 2.75%। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में कहाँ स्थित है? तो सेकंड नंबर का है कहाँ पर? कलकत्ता में। जबकि पहला जो है वो क्रिकेट क्लब दुनिया का कहाँ पर है? ये है मैरीलोवेन क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी, और ये दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? ये लंदन में था। और विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब जो है वो भारत में स्थित है कहाँ पर? कलकत्ता में, जिसकी 1792 में स्थापना होती है। रणजी ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो 34-35 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल 38 टीम है। जो सबसे ज़्यादा बार जीता है वो 42 बार मुंबई ने जीता है। लेकिन 2025 की बात करें तो विदर्भ इसमें विनर रहा है, और रनर अप यानी कि उपविजेता कौन रहा है? तो केरल रहा है 2024-25 की रणजी ट्रॉफी में। ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है? तो द किंग विदिन की लेखिका है कौन? नंदिनी सेन गुप्ता। कौन है? नंदिनी सेन गुप्ता। ईडी 101 की बात कर लेते हैं तो ऋतिका नयन है। द म्यूजिक रूम की बात कर लेते हैं तो नमिता देवी दयाल है। द ब्लू वोमेन की बात कर लेते हैं तो अनकृति उपाध्याय है। कौन है? अनकृति उपाध्याय द ब्लू वोमेन की हैं। वर्ल्ड शुगर ये अवनी जोशी की है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की है, ये भी बहुत पुरानी और फेमस पुस्तक है। द माउंटेन ऑफ लाइफ ये है इंदु सुंदर सन की पुस्तक है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये किन की है? तो के सैलजा की है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। कोर्टिंग इंडिया की बात करें तो ये नंदिनी दास की है। लॉकडाउन लिरिक्स ये किन की है? ये संयुक्ता दास की है। पीस कॉल्ड होम ये किसकी है? तो ये प्रीति सेनॉय की है। व्हेन आई हिट यू ये किसकी है? ये मीना कुंडा स्वामी की है। व्हेन आई हिट यू। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा
प्रदत्त मौलिक अधिकारों में नहीं है। तो मौलिक अधिकारों में क्या नहीं है, तो विरोध का जो अधिकार है ये इसमें नहीं है। बाकी कौन कौन से अधिकार हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 प्रकार के अधिकार वर्तमान समय में है। पहले 7 होते थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया था, ठीक है, और कानूनी अधिकार में इसको जोड़ दिया गया था, जो कि 300A है। सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार की। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। किसका, मौलिक अधिकारों का, ठीक है। तो पहले आ जाता है पूरा साफ, फिर आधा साफ, फिर शोषण वाला साफ, फिर धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद में अल्पसंख्यक और संस्कृति, और उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में आ जाता है, ठीक है। बात करें कि समानता के अधिकार की, तो 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। इसके बाद में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 है। संस्कृति एवं शैक्षणिक की बात करें तो 29 और 30 में है। और संपत्ति के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था। 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया, किसके, कानूनी अधिकार में, ठीक है, या फिर उसको विधिक अधिकार भी कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। तो समानता का जो अधिकार है वो अभी बता के आए कि अमेरिका के संविधान से जो है वो जो क्या बोलते मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और जिसमें समानता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। किसके समक्ष, विधि के समक्ष समानता है। और विधि की समता यानी कि विधि के समान संरक्षण, ये कहाँ के संविधान स्रोत से लिया गया है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। और विधि की समता ये कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 ये कहता है। 15A ये कहता है दुकान और होटल में किसी भी प्रकार का किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15B क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थल में किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को जाने की छूट होगी। आर्टिकल 15 के F में क्या है, ये है EWS से संबंधित। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे कि पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती थी, तो वो उपाधियां फिर देना बंद कर दिया गया, ठीक है। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म बदलवा देना, ये भारत में जो है ये वो चीज़ नहीं है। अगर अपनी कोई स्वतः इच्छा से बदलना चाहता है तो बदल सकता है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती जो है वो नहीं बदलवा सकते। आर्टिकल 19 के A में क्या है, बोस, संघ, आवागमन, बस, व्यापार क्या है, यानी कि बोस का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता, सा का मतलब है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की, उसके बाद में संघ बनाने की, सहकारी समिति यानी कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जो है वो सहकारी समिति को बनाया गया था। बोस, संघ, आवागमन यानी कि कहीं भी आने जाने की और बसने की जो आज़ादी है वो है 19E के तहत। 19F में जो है वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। 19G क्या कहता है, आजीविका व्यापार के बारे में बात करता है, यानी कि आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं पूरे भारत में। 19D क्या कहता है कि राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाद संरक्षण का, ठीक है। बोस, संघ, आवागमन यानी कि आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन सा है।
तो आपने निजता का अधिकार सुना होगा, वही जो है वो है किससे संबंधित, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 21 में आता है। यानी कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता भी ले सकते हैं, 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई जो है वो दी जाएगी। वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें ये बोला गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। स्वच्छ पर्यावरण रखना भी किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 21 के तहत है। राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें एक्ट आती हैं। राइट टू एजुकेशन जो है ये 2009 में आता है, जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये 2005 में आता है। यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है ये 2009 में आता है, लेकिन इसको जो लागू है वो 1 अप्रैल 2010 में कर दिया जाता है। आर्टिकल 20 के 1 में क्या है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। आर्टिकल 20 के आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल नहीं, क्लॉज नंबर 2 में दोहरी क्षति से संरक्षण है। 20 के 3 में क्या है, यानी कि स्वयं खिलाफ गवाही जो है वो बाध्य होगी। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो पारमिस्टन थे उस समय। कौन थे, पारमिस्टन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र के समय कौन थे, तो एंटली थे। कौन थे, एंटली थे। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, तो उस समय प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कौन थे, चर्चिल थे। ठीक है। 1857 में भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे। कौन थे उस समय, कैनिंग गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे। 1858 एक्ट से क्राउन आया, तो जो क्राउन है वो कैनिंग ने ही बनाया था। किसने बनाया था, कैनिंग ने ही बनाए थे, जो वायसराय थे किसके, भारत के उस समय वायसराय थे। ठीक है। महारानी पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया था। जो क्राउन आता है वो एक पत्र होता है जो कि महारानी पत्र इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया था। किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा। भारत का पहला राज्य सचिव कौन था, तो स्टैनली जो है ये भारत के पहले सचिव बनते हैं। 1857 की क्रांति कब से शुरू होती है, तो 10 मई 1857 से ये मेरठ से शुरू होती है। मंगल पांडे की बात करें तो ये बैरक छावनी से संबंधित थे। 34वीं इन्फेंट्री, यानी कि इन्फेंट्री का मतलब क्या था, जो पैदल सेना होती थी उसको बोलते थे। विद्रोह कब हुआ था, तो 29 मार्च 1857 को विद्रोह होता है और फांसी इनको 8 अप्रैल 1857 को। विद्रोह तो 10 विद्रोह ये कब करते हैं, तो विद्रोह ये 29 मार्च को करते हैं 1857 को, और इनको फांसी हो जाती है 8 अप्रैल 1857 को। और फिर 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को शुरू मेरठ से हो जाती है। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह का आरंभ का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले होती है कहाँ पर, कानपुर में। ठीक है। नहीं, मेरठ से शुरू होकर चलती है 10 मई 1857 को। फिर 11 मई को ये दिल्ली पहुंचती है। ठीक है। उसके बाद में फिर ये कानपुर में 5 जून को, लखनऊ में 4 जून को और इलाहाबाद में 6 जून को। यानी कि ये जो क्रम रहेगा वो रहेगा 4 जून, 5 जून और 6 जून। यानी कि लखनऊ बी, उसके बाद में कानपुर ए, उसके बाद में इलाहाबाद सी। ठीक है। और ये शुरू कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। दिल्ली से कौन थे दमन करता, तो ये थे निकोलस और हडसन। झांसी को से कौन थे, तो युवराज थे। इलाहाबाद से कौन थे, तो नील थे। कानपुर लखनऊ से कौन थे, तो कैंपबेल जो है वो दमन करता इसमें थे। किस नेता ने के सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था, जो कि 1857 में शामिल थे, तो ये थे फैजाबाद के मौलवी के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। मेरठ से जो प्रोत्साहित है वो कौन है, तो धन सिंह कोतवाल और गुज्जर जो है
धन सिंह कोतवाल गुज्जर और कदम सिंह गुज्जर जो है ये दोनों ही मेरठ से प्रोत्साहित हुए थे 1857 की क्रांति से। भागवत और बड़ौदा से कौन संबंध थे? तो बाबा सहमल जाट जो है ये यहाँ से जो है वो क्रांति को लीड कर रहे थे। असम से कौन थे? तो मनीराम और कद पेशवा जो है असम से थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्श खां थे। झांसी से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। इनकी समाधि जो है वो ग्वालियर में बनी हुई है, जो कि 17 जून 1858। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान जो है ये बरेली से लीड कर रहे थे। लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से कर रही थी लीड इसको। 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम? तो ये किसने कहा था? स्टैनली कॉलपर्ट ने ये कहा था। आरसी मजूमदार ने कहा था न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। इनकी एक पुस्तक थी ए एडवांटेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ए एडवांटेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक थी। किनकी? आरसी मजूमदार की। E.R. रीच की बात कर लेते हैं तो धर्मंधों का ईसाइयों के विद्रोह जो है इनके लिए इसको जाना जाता है। एसएन सेन जो है ये सिपाही विद्रोह इनके द्वारा कहा गया था कि सिपाही विद्रोह है। T.R. होम्स की बात कर लेते हैं तो बर्बरता और समयता के बीच युद्ध इन्होंने कहा था। प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक था 1857 की क्रांति का। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो कैलाश श्रृंखला से है, जो कि ये हिमनद से निकलती है। कहाँ से? हिमनद से ये निकलती है सिंधु नदी और कैलाश श्रृंखला में ये है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जास्कर, गोमल, द्रास और श्योक नदी जो है इसकी सहायक नदियों के रूप में है। सिंधु नदी जो कि अरब सागर में गिरती है जाकर और सिंधु समझौता जो है वो 1960 में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे इनके बीच में सिंधु समझौता होता है। कब? 1960 में। किसकी मध्यस्थता से? तो वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता से ये समझौता होता है और इसको रद्द कब कर दिया गया था? तो 22 अप्रैल 2025 को इसको रोक दिया जाता है। बेसरन जो घाटी है पहलगाम में जो अभी हाल ही में अटैक किए गए थे, यहाँ पर धर्म पूछकर जो है वो गोली मारी गई थी, उससे संबंधित है जो इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, किसको? सिंधु समझौता को। सिंधु समझौता को लागू कब किया गया था? तो 12 जनवरी 1961 को इसको लागू कर दिया गया था। इसमें बोला था कि पूर्वी नदी जो है वो भारत, इस पूर्वी नदियों का जो पानी है वो 80% भारत इस्तेमाल करेगा और 20% जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। पूर्वी नदी कौन कौन सी है? तो रावी, सतलज, ब्यास। कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। देखो, रा से बा पे खत्म हुआ, बा से ये ब्यास स्टार्ट हुआ, सा पे खत्म हुआ और सा से सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। और पश्चिमी नदियों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान 80% पानी इस्तेमाल करेगा और 20% जो है वो भारत इसका इस्तेमाल करेगा। सिंधु, झेलम और चिनाब, बाकी 3 नदियाँ जो बची वो किसके साइड 80% पानी खर्च करेंगे? तो पाकिस्तान की साइड। शादियों में से नदियों में से कौन लगभग एक बिंदु से उत्सर्जित होती है? तो नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है इनसे लगभग एक बिंदु से उत्सर्जित होती हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों ही। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। झील की बात कर लेते हैं तो मानसरोवर झील सबसे बड़ी है। ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बिहांग के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। पद्मा की बात करें तो गंगा के नाम से जानते हैं प्लस जमुना को मिलाकर। बांग्लादेश में इसको हम मेघना के नाम से, ये दोनों जब पद्मा यानी कि गंगा और जमुना दोनों मिलकर जब
एक साथ आ जाती हैं तो इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, जो कि सबसे चौड़ी नदी है। सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो कामेंग, लोहित, मानस और तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, बटाक और धनसिटी ये भी किसकी हैं? ये भी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली आइलैंड, जो कि असम पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो उमानंद द्वीप है, जो मयूर नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है, मयूर में। ठीक है, उमानंद द्वीप। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी जो है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है, जो कि 5 स्टेट से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। सबसे बड़ी बेसन नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी बेसन नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना ये होती है 20 फरवरी 2009 को। और ये एक्ट कब आता है? 1986 में ये एक्ट आता है। पर्यावरण अधिनियम जो है ये 1986 में आता है, जिसको छाता एक्ट भी बोला जाता है। पर्यावरण अधिनियम को कब आता है? ये 1986 एक्ट में आता है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी को घोषणा करता है। ये 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा की जाती है और इसको मैदानी भाग को हरिद्वार में टच करती है। मैदानी भाग जो है ये हरिद्वार में ये टच करती है। विष्णु प्रयाग की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संगम है? तो धौलीगंगा और अलकनंदा इन दोनों के नदियों के संगम को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडर नदी को हम कड़ प्रयाग कहते हैं। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा देखो सब में आएगी। ठीक है, बाकी आपको एक्स्ट्रा याद रखने। नंदाकिनी की बात कर लेते हैं तो नंद प्रयाग, धौलीगंगा की बात कर लेते हैं तो विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा सभी में आएगी। अलकनंदा किस हिमनद नदी से निकलती है? तो ये बद्रीनाथ धाम जो है वो इसी पर स्थित है, अलकनंदा पर। केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी के किनारे है। कहाँ पर है? मंदाकिनी के किनारे है। और ये सतोपंथ ग्लेशियर से होकर निकलती है अलकनंदा। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में? तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जो कि 19 जुलाई 1969 में होता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस समय जो पीएम के पद पर इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। जमा राशि इसमें 50 करोड़ थी। आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे और तब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और एक्ट कौन सा है? तो 1949 एक्ट। उस समय 1949 एक्ट के तहत जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को जो है वो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसमें पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी। लेकिन जब 1969 में जो है बीबी गिरी थे और यहाँ पे कौन आ जाते हैं? राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी आ जाते हैं। उस समय 50 करोड़ थी और इस समय जो है वो 200 करोड़ हो जाती है। ठीक है, इस समय जो है वो आरबीआई के गवर्नर I.K. पटेल हो जाते हैं चेंज होकर। कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? तो एनबीएफसी यानी कि नॉन बॉन्डिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि 1956 एक्ट के तहत इसको स्थापित किया जाता है एनबीएफसी को। इसके कार्य क्या हैं एनबीएफसी के? यानी कि इसका कार्य है ऋण देना, निवेश करना और शेयरों का अधिग्रहण करना। किस नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है? तो 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है, जिसको यूनेस्को में 1989 में जोड़ा गया था। किसको? सांची के स्तूप की, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? एमपी में बना हुआ है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी छपा हुआ है और इसका रंग कैसा है? तो फ्लोरोसेंट ब्लू है। 500 रुपये पर क्या छपा हुआ है? लाल किला छपा हुआ है और स्ट्रियन ग्रे इसका कलर है। रानी की बात, जो कि सरस्वती नदी पर गुजरात में स्थित है और ये उल्टी बनी हुई है
और इसका रंग जो है वो कैसा है, लेवेंडर कलर है। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है जो कि उड़ीसा में स्थित है, चॉकलेटी ब्राउन कलर का ये बना हुआ है। 20 रुपए पर एलोरा की गुफाएं स्थित हैं जो कि ग्रीनिश येलो जिसको हम कलर को बोलते हैं। नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं, 15 पैनल पर भाषाएं होती हैं और ओवरऑल 17 भाषाएं नोट पर लिखी हुई होती हैं। ये जो रुपए का जो डिजाइन होता है, जो इस तरीके से रुपए होता है, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था 15 जुलाई 2010 को। आरबीआई का सबसे बड़ा नोट कौन सा है, तो 10,000 का जो नोट है ये 1978 में ये जनता पार्टी ने इसको बंद कर दिया गया था, 10,000 का नोट। ब्लीड लाइन किसको बोलते हैं, तो 100 और 200 के रुपए पर 4 होती हैं और 500 के रुपए पर जो है वो 5 ब्लीड लाइन होती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति पर निर्धारित किए गए हैं, तो क्षतिपूर्ति जो है वो 70%, 80% और 90%, यानी कि 3 क्षतिपूर्ति इसमें शामिल की गई हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जिसकी स्थापना 2016 में होती है। पीएम कृषि योजना, जिसमें 50,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था और जिसकी स्थापना कब होती है, पीएम कृषि योजना की 1 जुलाई 2015 को। पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर लेते हैं, तो 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि आती है, जो कि इसमें 3 किस्तें दी जाती हैं 2,000 रुपए की। पीएम मानधन योजना ये 2019 में आती है, मानधन योजना। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके मानधन योजना के बारे में। गतिशील वस्तुओं की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। ये v क्या है, यानी कि वेलोसिटी यानी कि वेग की बात हो रही है। m क्या है, m ये है मास, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है। पीई यानी कि स्थितिक ऊर्जा की बात हो रही है, इसको बोलते हैं हम mgh में इसको हम मापते हैं स्थितिक ऊर्जा को। स्थितिक ऊर्जा और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर क्या बनाती है, मैकेनिकल एनर्जी इसको बनाती है, ठीक है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो ये है रासायनिक संयोजन के आधार पर नियम पर आधारित है, जिसको 1808 में ये लाया गया था। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है, तो हड्डी जो है वो संयोजी ऊतक कहलाता है। तरल संयोजी ऊतक जो है वो ब्लड होता है एकमात्र। पूछा जाए कि तरल संयोजी ऊतक कौन सा होता है, तो वो ब्लड होता है। हड्डियों में कौन सा पदार्थ होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में सेल क्या होता है, तो हड्डियों में जो सेल होता है उसको ऑस्कोटोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी ये केमिस्ट्री नहीं बायोलॉजी के शब्द हैं, तो इनको पढ़ना मेरे बस की तो बात है नहीं, ठीक है। तो बोन प्लस मसल, जहाँ दोनों चीज़ें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो टेंडन वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ वॉन और वॉन मिलती हैं आकर उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये अगला आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा, ठीक है, क्योंकि बाकी मुझे लगा नहीं कि उसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम बीसीसीआई के सचिव किसको नियुक्त किया गया, तो देवजीत सेकिया को किया गया। और सेकिया रूट वर्ड हमने किससे बताया था, सतरिया से। सतरिया कहाँ का था, असम का, ठीक है। वैसे तो सेकिया रूट वर्ड जो है वो नृत्य में हम वहीं पर जाएंगे, लेकिन देवजीत सेकिया जो है ये बीसीसीआई के सचिव हैं वर्तमान समय में। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो ये रोजर बिन्नी है, जो कि 36वें नंबर के हैं। जहां इसका हेडक्वार्टर बीसीसीआई का कहाँ पर है, तो ये मुंबई वानखेड़े में स्थित है। आईसीसी की बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष जयशाह को बनाया जाता है और जिसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। विजय हजारे ट्रॉफी जो कि ओडीआई के फॉर्मेट में खेली जाती है, और 2024-25 की बात करें तो विदर्भ इसका विनर रहा है विजय हजारे ट्रॉफी का। रणजी ट्रॉफी नहीं है ये, ठीक है, ये विजय हजारे ट्रॉफी है। वहाँ पर केरल जो है
वो रनर अप रहा था, लेकिन यहाँ पर जो विजय हजारे में जो है ये कर्नाटक रनर अप पर रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो ये T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, जिसमें विनर मुंबई रहा है और रनर अप जो है वो मध्य प्रदेश रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जो है ये 2006 और 7 में इस्टेब्लिश किया जाता है। IPL के वर्तमान चेयरमैन कौन है, आपका क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।